ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रेक के बाद पीएम मोदी ने दुनिया को बता दिया था कि अब पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। यह बयान पीएम मोदी के उस प्लान का हिस्सा था जिसे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर दिया। अब यह प्लान क्या है उसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूं। आतंकवाद के मोर्चे पर तो भारत ने पहले ही पाकिस्तान को घेरा हुआ है। अब भारत दुनिया को यह बताएगा कि पाकिस्तान कैसे पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, कैसे पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है और इसका कुछ करना होगा भाई, नहीं तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सुनिए। उनके बयान में ही पीएम मोदी का अगला प्लान क्या है आपको समझ में आ जाएगा, फिर उसकी डिटेल बताता हूं। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बहुत बड़ा बयान है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमेशा के लिए ताला लगवाने की अब तैयारी शुरू कर चुका है। भारत ने ठान लिया कि अब दुनिया को पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ साथ उसके परमाणु खतरे से भी जो डर जुड़ा हुआ है वो दिखाना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने दुनिया में घूम घूम कर सबको बताया कि ये एक नंबर का टेररिस्ट कंट्री है पाकिस्तान, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और इसलिए जब भारत एक्शन करता है तो दुनिया भारत के साथ खड़ी होती है। और अब पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए कितने खतरनाक है, भारत अब इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को बता दिया नूर खान बेस और सरगोदा उड़ा के कि तुम हम पे फोड़ तो नहीं पाओगे, लेकिन अब वो दुनिया को बता रहा है कि भाई हम पे नहीं फोड़ पाएगा, लेकिन इधर उधर फटेगा तुम सोच लेना फिर किसका क्या होगा। दुनिया के लिए जानना जरूरी है कि एक ऐसे देश के पास 170 परमाणु बम है जो इंटरनेशनल टेरर का गढ़ है। एक ऐसे देश के पास 170 परमाणु बम है जहां सेना और आतंकियों के बीच गठजोड़ है। एक ऐसे देश के पास 170 परमाणु बम है जो कंगाल है, जहां फौज बेलगाम है, जहां तख्ता पलट आम बात है। अधिकारियों को यह टेंशन थी कि कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ न लग जाएं। उस वक्त ट्रंप ने भी पाकिस्तान के लिए कहा था कि वो आतंकियों को पनाह देता है। साल 2022 में तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया था। कहा था कि पाकिस्तान वो देश है जहां बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार मौजूद है। के दौरान पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुला ली थी। पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के कंट्रोल और इस्तेमाल का फैसला वहां की नेशनल कमांड अथॉरिटी ही करती है। हालांकि बाद में पाकिस्तान ऐसी कोई मीटिंग बुलाने से पलट गया। पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। साल 1998 में पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों का टेस्ट किया था। तब से पाकिस्तान ने कभी आधिकारिक रूप से न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ही जारी नहीं की। यानी पाकिस्तान ने कभी यह साफ नहीं किया कि परमाणु बम के इस्तेमाल को लेकर उसकी रणनीति क्या है, उसकी नीति क्या है, उसका सिद्धांत क्या है। इससे पाकिस्तान को युद्ध के किसी भी स्टेज में परमाणु बम इस्तेमाल करने की छूट मिल जाती है। मई 2024 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड एजेंसी के सलाहकार ने कहा था कि पाकिस्तान के पास कोई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ही नहीं है। यानी पाकिस्तान बेलगाम देश है। इस वक्त किसी भी वक्त परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। और इसलिए भारत दुनिया से यह कह रहा है कि आप लोग देख लो, हम तो क्या कर सकते हैं, हमने दुनिया को दिखा दिया, लेकिन इधर उधर करेगा तो फिर तुम समझना। इसलिए भारत अब इस बात पर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी होनी चाहिए। स्थापित इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यूएन की निगरानी संस्था है। IAEA परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को प्रमोट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए ना हो। IAEA दुनिया भर के देशों की न्यूक्लियर एक्टिविटी पर नजर रखता है। ईरान, नॉर्थ कोरिया, इराक में IAEA निगरानी करता आया है। इससे पावरफुल बॉडी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकता है। भारत अलग अलग मंचों पर इस खतरे को उठा सकता है। भारत क्वाड, G20, ब्रिक्स जैसे ताकतवर संगठनों का सदस्य है। वो इन मंचों पर भी पाकिस्तान को एक्सपोज कर सकता है। अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल किसी देश को दुनिया की शांति के लिए खतरा मान ले तो वो उस देश के खिलाफ अलग अलग सैंक्शंस के अलावा मिलिट्री एक्शन भी ले सकती है। और जब परमाणु बम के आतंकियों के हाथ लगने जैसे खतरे हों तो फिर दुनिया खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों का शटर डाउन करने पर सोच सकती है। आकाश तीर एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारतीय सेना के लिए DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और
BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर डिजाइन और डेवलप किया। इसे पीएम मोदी की मेड इन इंडिया और मेड फॉर इंडिया मुहिम के तहत तैयार किया गया। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके सेंसर से लेकर टारगेट पर काउंटर अटैक की पूरी प्रोसेस को भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया। इसका काम लो लेवल एयर स्पेस की निगरानी करना और ग्राउंड पर तैनात एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को कंट्रोल करना होता है। यह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम का पूरा नेटवर्क है आकाश तीर। आकाश तीर अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम को मिलाकर दुश्मन के हमले से निपटने के लिए सिंगल नेटवर्क तैयार करता है। आकाश तीर C4 ISR प्लेटफॉर्म पर काम करता है, जिसमें C4 का मतलब कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर है, और ISR का मतलब है इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेंस। रडार, सेंसर्स और सैटेलाइट से मिले सिग्नल की मदद से आकाश तीर टारगेट की सटीक पहचान करता है और फिर काउंटर अटैक के लिए अपने नेटवर्क से जुड़े हथियारों को एक्टिवेट कर देता है। वॉर जोन में तैनात आकाश तीर कैसे एक्शन में आता है और दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल या फाइटर जेट को ढेर करता है, अब आपको वो बताता हूं। आकाश तीर के रडार की रेंज 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। जैसे ही कोई मिसाइल या ड्रोन इस रडार की रेंज में आता है, इसका AI पावर्ड सिस्टम तुरंत डिसाइड करता है कि किस टारगेट को किस वेपन से उड़ाना है। अगर छोटा ड्रोन आ रहा है तो L-70 या ZU-23 जैसी एंटी एयरक्राफ्ट गन एक्टिवेट हो जाती है। इसको पता है कि अच्छा चुन्नू से आ रहा है, इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी, एक काम करो इसको लगा, और ड्रोन पर सटीक निशाना लगाकर उसको गिरा देता है। अगर ड्रोन ज्यादा पावरफुल दिख रहा है तो आकाश मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट होती है और मिसाइल लॉन्च करके ड्रोन को ढेर कर दिया जाता है। और अगर दुश्मन मिसाइल या फाइटर जेट भेजता है तो आकाश तीर S-400 को एक्टिवेट कर देता है, जो दुश्मन की मिसाइल को पलक झपकते ही मार गिराता है। यानी भारत के जो सैनिक हैं उनको ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। आकाश तीर खुद देख रहा है भाई, आपको तो दूर से हो सकता है ये बड़ा वाला आ रहा है, छोटा वाला आ रहा है, मिसाइल आ रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाए। आकाश तीर AI पावर्ड है, ये खुद तय कर लेता है कि कितना चुन्नू आ रहा है, कितना बड़ा आ रहा है, और उसके हिसाब से जवाब देता है। इसलिए पाकिस्तान का एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल भारत में नहीं आ पाया और भारत ने शानदार तरीके से रिएक्ट किया। यानी कांग्रेस अभी भी मूड ही बना रही है कि तुर्की का विरोध करना है कि नहीं करना है। एक दूसरे की तरफ माइक कर रहे हैं। एक लाइन नहीं बोल सकते थे कि देश के खिलाफ जो भी है हम उसके साथ कैसे हो सकते हैं, ये कांग्रेस की नीति है, नहीं बोल सकते थे। इधर उधर माइक करने लगे। कांग्रेस भले ही तुर्की के खिलाफ देश में भड़के गुस्से पर कंफ्यूज है, लेकिन भारत के लोगों ने मन बना लिया है कि पाकिस्तान की मदद का सबक तुर्की को सिखाएंगे। व्यापार संगठनों और ट्रैवल एजेंसीज के बाद अब देश की यूनिवर्सिटीज भी बॉयकॉट तुर्की मुहिम में शामिल हो गई। दिल्ली में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी JNU ने तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ हुआ MOU रद्द कर दिया है। इस MOU पर इसी साल 3 फरवरी को साइन किए गए थे। जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी तुर्की सरकार से जुड़े सभी एजुकेशनल संस्थानों से किए गए MOU को सस्पेंड कर दिया है। इसी तरह कानपुर यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की की इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के साथ किए गए MOU को रद्द कर दिया है। दो देशों की यूनिवर्सिटीज के बीच क्रॉस कल्चरल रिसर्च और स्टडी में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के MOU साइन किए जाते हैं। वहीं भारत के कई सेब व्यापारियों ने तुर्कियों से सेब इंपोर्ट नहीं करने का ऐलान कर दिया है। फिल्म इंडस्ट्री के कई डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्मों की तुर्की में होने वाली शूटिंग कैंसिल कर दी है। यानी जिससे जो बन पड़ रहा है उस लिहाज से वो तुर्की का विरोध कर रहा है। कितना असर होगा, कितना इंपैक्ट होगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैसेज जाना जरूरी है कि तुम आतंकवाद के साथ खड़े हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े हो सकते। और पाकिस्तान खुद तो डूबेगा, अपने दोस्तों को भी लेकर डूबेगा, यह क्लियर होता जा रहा है। पाकिस्तान की हालत इस समय ऐसी है कि उस पर आंधी आई हुई है, भारत नाम की एक आंधी। जब आंधी आती है तो आप जल्दी जल्दी दरवाजे खिड़की बंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस भारत की आंधी में उड़ा जा रहा है। वो एक खिड़की बंद करता है तो दूसरी खिड़की खुल जाती है, फिर दौड़ के उधर जाता है, खिड़की बंद करता है तो दरवाजा खुल जाता है। और भारत की आंधी पाकिस्तान को उड़ा ले जाएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक तरफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद POK वापस लेने की बात बार बार करनी शुरू कर दी है। मिशन POK का बटन दबा दिया है नरेंद्र मोदी ने, ऐसा लगने लगा है। दूसरी तरफ सिंधु जल समझौते पर कह दिया है भारत ने कि पाकिस्तान को इसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी। तीसरी तरफ पाकिस्तान के एटम बम के फ्यूज नरेंद्र मोदी ने उड़ाने का प्रयास शुरू कर दिया है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन चौथा बड़ा एक्शन, जिसकी बड़ी खबर अभी पहले आपको बता दूं, भारत की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी आ गई है। भारत ने आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान भारत को सौंपे, यह पाकिस्तान से कह दिया है। मसूद अजहर, भारत ने कह दिया कि पाकिस्तान आतंकी मसूद अजहर को भी भारत को सौंपे। आतंकी सैफुल्लाह, जो इस पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है, भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि इसको भी सौंपो हमको, दो।
तुमसे नहीं होगा, हम इनको निपटा देंगे। पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह। भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट वांटेड आतंकियों की एक लिस्ट दे दी है भाई। भारत ने कह दिया है कि ये अब एक दो इस पे बात नहीं होगी, हम घुस के मारना चाहेंगे मार देंगे, तुमने देख लिया, इसलिए बेहतर है कि ये लिस्ट पकड़ो और हमको हाफिज सईद भी दे दो, हमको वो मसूद अजहर भी दे दो, और हमको ये सैफुल्लाह और बाकी जो पूरी लिस्ट है दे दी है भारत ने कि खत्म करो तमाशा, ये दे दो हमको। और ये बहुत बड़ी बात है। सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर क्या कहा है। I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान को लिस्ट दी जा चुकी है आतंकियों की, अब तुम्हारा एक ही काम है कि उनको भारत को सौंप दो। और भारत ये करा सकता है क्योंकि भारत ने इस वक्त पाकिस्तान की नस दबा रखी है, सिंधु जल समझौता। भारत बोले थोड़ा पानी छोड़ेंगे, तुम एक काम करो उधर से ये आतंकी भेजो इधर। खैर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास आपको बताता हूं। बलूचिस्तान में बड़ा बवाल, इधर पीएम मोदी ने पाकिस्तान के परमाणु बम के फ्यूज उड़ा दिए हैं क्या? पाकिस्तान का ऐसा इलाज शुरू हुआ है कि वो चाहकर भी परमाणु हमला नहीं कर पाएगा क्या? अब इसका चैप्टर खोलने जा रहा हूं। दरअसल पीएम मोदी के बैक टू बैक एक्शन से पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बचाए क्या छुपाए। इसी बीच पीएम मोदी ने पाकिस्तान को नई टेंशन दे दी। पहले भारत ने पाकिस्तान के उन एयरबेसेस को तबाह किया जिसके पास ही पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने हैं। अब पीएम मोदी पाकिस्तान का वो इलाज करने चले हैं जिससे पाकिस्तान अपने एटम बम से भी हाथ गवा देगा। पीएम मोदी वो प्लान बना रहे हैं जिससे पाकिस्तान के परमाणु धमकी का परमानेंट इलाज हो सकता है। पीएम मोदी वो चक्रव्यूह रच रहे हैं जिससे पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार तो होंगे लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल ही नहीं होगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। यानी जिस ताकत पर पाकिस्तान उछलता था, पीएम मोदी उसकी ताकत का बटन स्विच ऑफ करने वाले हैं। एक बार यह बटन स्विच ऑफ हो गया तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। आतंकवाद पर तो पाकिस्तान पहले ही घिरा हुआ है, उसे नेक्स्ट लेवल पर घेरने की तैयारी भारत ने शुरू कर दी। पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी ने क्या नया प्लान बनाया है, पाकिस्तान ने परमाणु बम कैसे भारत उससे छीन सकता है, पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर क्या नया अपडेट है, आज आपको सब बताऊंगा।